देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है यस मैम। ठीक है। गुड मॉर्निंग शाइनी। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, जो जिसमें ये वाला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, क्योंकि वैसे भी ये सभी क्वेश्चन बड़ा बड़ा ही होता है। तो देखते हैं, आज ये एक ही बाकी है, कितना टाइम लगता है, कुछ एमसीक्यूज है वो बता देंगे, फिर देखते हैं नया कुछ। मुझे नहीं लगता है स्टार्ट हो पाएगा, देखते हैं, जितना अगर होता है तो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आज का क्लास थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि ए लिमिटेड एक्वायर 1600 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2001। अच्छा, अब ए लिमिटेड ने 1600 ऑर्डिनरी शेयर एक्वायर किया है 100 रुपीज वाला बी लिमिटेड का 1 जुलाई को, ठीक है। लेकिन क्या इससे कंफर्म हो जाता है कि ए लिमिटेड इसका होल्डिंग ही है? नो मैम। नहीं, कंफर्म तो नहीं होता है ना। कंफर्म कब होगा, जब हमें पता चलेगा कि बी लिमिटेड का कितना है, उसमें से 1600 का परसेंटेज कितना होता है, तब हम लोग कंफर्म करेंगे कि ये होल्डिंग है, ठीक है। फिर भी होल्डिंग सब्सिडियरी का क्वेश्चन है तो होल्डिंग होगा जरूर। अब बोल रहे 31 दिसंबर 2001 का ये बैलेंस शीट दे दिया है दो कंपनियों का, ठीक है, ए और बी लिमिटेड दोनों का। तो बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी बी लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2001 दिया हुआ। शेयर इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में ये दिया है 5 लाख 2 लाख, रिजर्व सरप्लस में 2,97,200 1,82,000। करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करेंट एसेट है, एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। नोट्स बना हुआ है। शेयर कैपिटल में देखो दोनों का क्या शेयर्स है, एक ही तरह का शेयर्स है, कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स 5 लाख 2 लाख। अच्छा, अब 5,000 और 2,000। अच्छा, तो अब देखो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का कितना शेयर्स लिया है, 1600, इसमें से 1600 लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब होल्डिंग हो रहा है कि नहीं बताओ, और कितने परसेंट के लिए हो रहा है वो भी बता दो, मतलब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना तो पड़ेगा, बोलो कितना हो रहा हाँ मैम, होल्डिंग हो रहा है। होल्डिंग 80% और है। सब्सिडियरी 20। हाँ 80% होगा, क्योंकि 1600 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 80% हो जाएगा, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, 20% मैम। 20%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% हो गया, ठीक है। चलो अब रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है दोनों का, प्रॉफिट एंड लॉस है दोनों का, टोटल बता दिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड बिल्डिंग है दोनों का है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी दोनों का है, टोटल 3,90,000 ये दिया हुआ है, मतलब एसेट का, एसेट बोल रहे हैं, मतलब पीपीई का टोटल दिया हुआ है। फिर हो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में जो इन्वेस्ट किया है, यानी कि 1 लाख, देखो 1600 शेयर्स परचेस किया है ना, तो वो कितने रुपए में परचेस किया है, इतने रुपए देके परचेस किया है ना, इन्वेस्टमेंट इतने का किया है। ये इन्वेस्टमेंट किस चीज का इन्वेस्टमेंट है, बी लिमिटेड में किया गया इन्वेस्टमेंट बाय ए लिमिटेड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश दे दिया है। फिर यहाँ पर बोला है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड शोड अ क्रेडिट ऑफ 30,000 ऑन 1 Jan 2001, मतलब ओपनिंग में बी लिमिटेड, यानी बी लिमिटेड कौन है, सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है। बी लिमिटेड का ओपनिंग जो पीएल है वो कितना दिख रहा था, वो भी पीएल प्रॉफिट है, क्यों, क्रेडिट बैलेंस बोला है, कितना दिख रहा है, 30,000, आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1 अगस्त 2001। इसमें से 10% डिविडेंड पे होगा कब, 1 अगस्त को। अगर डिविडेंड पे होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, अगर हम लोग डिविडेंड पे करेंगे, बोला है आउट ऑफ विच, मतलब इसमें से ही डिविडेंड दिया जाएगा, तो देखेंगे कितना डिविडेंड होगा वो भी पूछते हैं, लेकिन डिविडेंड देने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिविडेंड देने से प्रॉफिट क्या होगा, इन द सेंस प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ होगा, बढ़ जाएगा मैम। बढ़ेगा कैसे, डिविडेंड किस में से दिया जाता है बोलो, मैम मैम पहले के प्रॉफिट से। यहाँ तो जिस जिस भी प्रॉफिट से, तो डिविडेंड देने से प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा, मैम कम होगा, क्योंकि कम कम प्रॉफिट से होगा मैम, देगा है सॉरी। तो प्रॉफिट कम होगा। कभी नहीं बढ़ेगा, कोई भी प्रॉफिट से दो, जो भी प्रॉफिट से दोगे वो कम ही होगा। डिविडेंड पे करने से तुम लोग एफएम में पढ़ते हो ना, ईबीआईटी, उसमें से क्या होता है,
इंटरेस्ट जाता है, तब आता है ईबीटी, फिर उसमें से टैक्स जाता है, फिर बच जाता है पैट। ठीक है, ये तुम लोग 11 में जो है बिजनेस स्टडीज वगैरह में भी रहता है। फिर यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, फिर बचता है अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इसमें से जाता है इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिविडेंड देने से ये रहा प्रॉफिट अर्निंग, मतलब तो प्रॉफिट तो कम होगा, ऑलवेज कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ से, कौन से प्रॉफिट से दिया गया है, बोल दिया रहा है कि आउट ऑफ विच, मतलब इसमें से ये 30,000 से ही ये डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड कितना है, 10%। ठीक है, अच्छा कौन दे रहा है, बी लिमिटेड दे रहा है। तो मुझे बोलो बी लिमिटेड को कितना डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड किसके बेसिस पे दिया जाता है, मतलब ये 10% किस पे अप्लाई करोगे। डिविडेंड कैसे मिलता है, अगर तुम लोग किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो तो तुम लोग के पास कितना सारा शेयर्स है, उसके बेसिस पे तो डिविडेंड होता है। तो कंपनी को बोलो डिविडेंड अगर देना है 10%, तो कितने रुपए का डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रॉफिट से कितना लेना पड़ेगा, क्या देख के पता चलेगा, बोलो पहले बोलो, हम दिखा देते हैं वो चीज बैलेंस शीट में। क्या देख के बोलोगे कि 10% मतलब किस पे कैलकुलेट होता है डिविडेंड, भाई पता है बोलो। अभी तो बताया प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा फिर, प्रेफरेंस इक्विटी का क्या मिलता है बैलेंस शीट में। अच्छा मेरे मेरे को एक चीज बोलो, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स मान लो है 10, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 वाला। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, इसके पास कितना रुपए का शेयर है, 100 रुपीज का शेयर है, तो कंपनी अगर डिविडेंड देगी तो इसे कितना डिविडेंड देगी। मैम 100 रुपीज पे देगी उसको डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड शेयर कैपिटल पे होता है, ठीक है, फेस वैल्यू पे, शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू पे होता है, पता है, लेकिन तुम लोग नहीं बोल रहे हो। अच्छा अब बोलो यहाँ पर फिर ये 2 लाख शेयर कैपिटल है किसका, बी लिमिटेड का, क्योंकि डिविडेंड तो वही डिक्लेयर कर रही है। तो फिर मुझे बोलो कितना डिविडेंड देगा कंपनी टोटल, फिर तो हम लोग वो देख लेंगे कि कितना परसेंट किसको जाएगा, कितना परसेंट किसको, लेकिन टोटल में कितना डिविडेंड के लिए बी लिमिटेड रेडी है, मतलब रेडी होना पड़ेगा। अभी तो 100 वाला एग्जांपल दिया, वैसे ही तो होगा। मैम 2 लाख के ऊपर। हाँ, कितना परसेंट, 10%। मैम 20,000। 20,000 डिविडेंड ऑलवेज शेयर कैपिटल के ऊपर। अभी ईबीआईटी तो वही बोल रहे थे ना, देखो ईबीआईटी में मैंने लास्ट में क्या बोला, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसपे तो रेट बता देता है, जैसे ये 10% बोला, वहां 12%, 13% जो भी होता है। और डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, शेयर कैपिटल पे, और ऑलवेज फेस वैल्यू पे होता है, जिस फेस वैल्यू पे ये बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड रहता है। तो बैलेंस शीट का डेटा देखने से ही पता चलेगा। हो सकता है ये शेयर मार्केट में 100 रुपए का नहीं है, ज्यादा का चल रहा है, लेकिन डिविडेंड हमेशा फेस, डिविडेंड कैसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनटू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, ये होता है। ठीक है, ये इस तरीके से डिविडेंड कैलकुलेट होता है। डिविडेंड मतलब क्या, प्रॉफिट का हिस्सा। तो कंपनी बोल रही है कि 10% का मतलब क्या है, डिविडेंड 10% का मतलब 10 रुपए डिविडेंड यानी प्रॉफिट मिलेगा, और 10/100 होता है ना 10% का मतलब। अब ये 100 क्या डिनोट कर रहा है, अगर आप मेरे बिजनेस में 100 रुपए लगाए हो, 100 रुपए लगाए हो यानी कैपिटल इन्वेस्ट, कैपिटल दिए हो, तो आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो एक के लिए 10/100, तो अगर किसी ने 2 लाख का कैपिटल, अब ये तो कोई एक ने नहीं लगाया, तो कंपनी सभी को देगी, तो कंपनी अपना टोटल कैलकुलेशंस कर रही है कि मेरे पास 2 लाख कैपिटल है, तो मुझे कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, ये 2 लाख। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये हमेशा ये ऐसे होता है। और एक चीज भी याद रख लो, फेस वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो अब ये 30,000 का प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, 30,000 में से अगर हम लोग डिविडेंड देंगे, कितना देंगे कैलकुलेट कर लिया, तो अब ये कितने से कम हो जाएगा, 20,000 से। तो ये प्रॉफिट कितना बचेगा, डिविडेंड देने के बाद 10,000 बचेगा। अच्छा अब बोल रहा है ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए लिमिटेड ने क्या किया है, डिविडेंड जो रिसीव किया है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया, मतलब उसने इसे इनकम दिखा दी। मतलब उसने कैसे ट्रीट किया होगा, ऐसे ट्रीट किया होगा, बैंक टू ऐसे डिविडेंड, ठीक है, फिर कर दिया है डिविडेंड टू पीएल बोल के, ठीक है, मतलब पीएल में बाय डिविडेंड जैसे हम लोग लिखते वैसे कर दिया, मतलब पीएल में क्रेडिट कर दिया। बट ये नहीं करना चाहिए था उसे, क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखो ये कंपनी डिविडेंड कब दे रही है, बोल रहा है कि 1 जनवरी का
दे तो रही है 1 अगस्त को, लेकिन कौन से प्रॉफिट से दे रही है? 30,000 वाले प्रॉफिट से। ये 30,000 प्रॉफिट कब का है? 1 जनवरी का है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्वर हुआ है ना, वो कब हुआ है? वो हुआ है, वो कहाँ लिखा हुआ है? एक्वर कहाँ हुआ है? आगे लिखा हुआ है शायद, मैम जुलाई में है। जुलाई में, ठीक है। तो बोलो, एक्वर होने के पहले के पीरियड का डिविडेंड है कि बाद के पीरियड का है? पहले के पीरियड के प्रॉफिट से दे रहे हैं ना। कहाँ से दे रहे हैं? ये पेड मतलब बोल दिया है, अब दे रहे हैं 1 अगस्त को, वो अलग है। लेकिन कौन से पीरियड के प्रॉफिट से दे रहे हैं? प्री पीरियड, प्री नहीं हुआ। अभी हम पूरा ड्रॉ करके दिखाएंगे, अभी यहाँ पर छोटा सा समझा रहे हैं। ये 1 जनवरी है, 1 जुलाई को एक्वर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट था, ये 30,000 कब का प्रॉफिट है बोल दिया है, देखो डेट 1 जनवरी 2000। इस प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हैं कितना? 20,000। तो प्री, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड प्री, यहाँ से यहाँ तक का पोस्ट, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन, तो प्री पीरियड का प्रॉफिट है। तो प्री पीरियड के प्रॉफिट से अगर दिया जा रहा है तो फिर उसे हमें क्या ट्रीट करना चाहिए? उसे हमें इनकम थोड़ी ना ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये इनकम नहीं है। हम लोग 1 अगस्त को होल्डर थे तो हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये डिविडेंड जो है वो प्री पीरियड के प्रॉफिट से अगर दिया जा रहा है तो वो कैपिटल नेचर का हो गया इनके लिए, ठीक है। तो फिर इनको ये जो डिविडेंड मिलेगा, इससे इनका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा, ठीक है। ये हम लोग आगे के क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। ये इससे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होता है। अभी फिर से बता दे रहे हैं, कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का अगर होता तो इसे इनकम ट्रीट करते। रेवेन्यू नेचर का कब होता? अगर ये पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट से दिया जाता, ठीक है। क्योंकि प्री पीरियड के प्रॉफिट से है तो इसे हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा कि ये हमारे मेहनत के वजह से नहीं हुआ है, हम लोग इस टाइम पे होल्डर, मतलब ये यहाँ पर 1 अगस्त में पे हो रहा है तो इनको मिल रहा है, बट ये प्री पीरियड के प्रॉफिट से दिया जा रहा है तो इसको कभी भी इनकम ट्रीट नहीं कर सकते। वो कैपिटल प्रॉफिट से दिया जा रहा है, क्योंकि प्री पीरियड का प्रॉफिट इन्होंने नहीं कमाया है। मतलब ए लिमिटेड का इसमें कोई मेहनत नहीं है। ए लिमिटेड का मेहनत का प्रॉफिट तो 1 जुलाई के बाद से देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे प्री पीरियड का। तो प्री है तो उसे इनकम तो ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता था? उसका ट्रीटमेंट ये है कि हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने ये शेयर खरीदा होगा, ठीक है, तब हमसे डिविडेंड का भी जो है मतलब पैसा ले लिया गया होगा। एक्यूमुलेट विद डिविडेंड जो है अमाउंट कैलकुलेट करके जिसने दी, मतलब जो शेयर खरीदा गया तब उस तरीके से खरीदा गया होगा। मतलब सीधा बात है, अगर मुझे डिविडेंड मिला तो हम ये मान के चलेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने किया था उसमें कॉस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। फिर ये देखो बोल रहा है, द प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड 1,50,000 ऑन 1 जनवरी was considered as worth 1,80,000 ऑन 1 जुलाई। मतलब 1 जनवरी को जिस प्लांट का वैल्यू 1,50,000 था वो कंसीडर किया जा रहा है अब 1,80,000। कंसीडर का मतलब यहाँ पर हो गया रिवैल्यूएशन हुआ, 1,50,000 का प्लांट 1,80,000 में। दिस फिगर इज टू बी कंसिडर्ड वाइल कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जब कंसोलिडेट करेंगे इसी फिगर को कंसीडर करना पड़ेगा। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 10% कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ। प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट है। तो बस इतना सा पॉइंट, लेकिन थोड़ा ये क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन होगा इस वजह से क्योंकि मिडिल में एक्वर हुआ है। अगर एक्वर जो है वो स्टार्टिंग में होता है तो ज्यादा डिवाइडेशन नहीं होता है। अब देखो हम लोग करते हैं तो समझ में आएगा तुम लोग को। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन 9, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लेते हैं। सारा चीज लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर 1,600 आउट ऑफ 2,000 इंटू 100, तो ये हो गया आंसर 80%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 जनवरी 2001, 31 दिसंबर 2001, ठीक है। एक्वर हुआ है 1 जुलाई 2001 को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी एक एक करके पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला था? यहाँ पर बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 30,000 1 जनवरी 2001 को। तो पीएल का यहाँ पर बैलेंस है 30,000। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? यहाँ से डिविडेंड पे होगा 10% ऑन 1 अगस्त को। तो यहाँ से लिख देते हैं 1 अगस्त को डिविडेंड पेड होगा एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड इन पीएल। तो ये ठीक करना पड़ेगा। द प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड 1,50,000 ऑन 1 जनवरी वाज कंसीडर्ड एज वर्थ 1,80,000। इसको अलग से करेंगे, पहले ये डिविडेंड वाला प्रॉब्लम जो है ये देख लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर देखो प्रॉफिट है 30,000 और डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%, तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा? 2 लाख का शेयर कैपिटल है इंटू 10%, यानी कि 20,000 का डिविडेंड देना पड़ेगा कंपनी। कंपनी ये डिविडेंड का अमाउंट कहाँ से ले रही है? ये मैंने रुपीस का साइन दिया। कंपनी ये डिविडेंड का अमाउंट यहाँ से ले रही है 30,000 से, ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर हम लोग डिविडेंड पे करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग का ये 10,000 दिखने लगेगा, ठीक है, ये 10,000 दिखेगा। अच्छा, ये एक्वर डेट है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि इन्होंने ये डिविडेंड का क्या किया है ना, इन्होंने गलती से, मतलब जिसने रिसीव किया है ए लिमिटेड, ठीक है, अब दो दो पार्टी रिसीव करेगा, एक ए लिमिटेड जो कि होल्डिंग है और दूसरा करेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। डिविडेंड का भी तो दो पोर्शन हो जाएगा, होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसमें ये 20,000 का हम दो पार्ट करेंगे, 80% होल्डिंग के लिए जाएगा और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए जाएगा, ठीक है। तो 80% यानी हो जाएगा 16,000 और 20% यानी हो जाएगा 4,000, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या एंट्री कर रखा है? इन्होंने क्या किया है, ए लिमिटेड ने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये दिया जा रहा है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से। ये कहां से दिया जा रहा है? ये देखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 30,000 से दिया जा रहा है। क्यों प्री एक्विजिशन है? ये जो पीरियड है यहाँ पर एक्वर हुआ, एक्वर होने के पहले के पीरियड को क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। वो तो ड्रॉ देख के भी समझ में आ रहा है। और ये जो पीरियड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। ये हो गया पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड से दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये 60,000 और एक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। 80% शेयर होल्ड कर रहे हैं, देखो 1600 शेयर्स होल्ड कर रहा है, 1600 इंटू 10, तो 16,000 जो है डिविडेंड मिलेगा, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये क्रेडिट करना पड़ेगा हमें इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले ये एंट्री करना पड़ेगा, इनको ये एंट्री करना चाहिए, ऑपोजिट एंट्री रेक्टिफाई करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 16,000, ठीक है। इन्होंने पीएल में क्रेडिट किया था, मतलब इन्होंने एंट्री क्या किया था कि टू, देखो इन्होंने एंट्री ये किया था कि डिविडेंड हमें जो है इनकम के तौर पे मिल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बैंक टू डिविडेंड, फिर डिविडेंड टू पीएल ऐसे कर दिया था, बट हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमें इसको इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना पड़ेगा और इसका एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया था तो उसको कम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बोल के यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। और ये जो 4,000 है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, जो इन्हें डिविडेंड मिल रहा है, वो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे जाके एडजस्ट होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाला हो गया हम लोग का डिविडेंड का पोर्शन। अच्छा, डिविडेंड के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट है, और एक बार ड्रॉ करेंगे। डिविडेंड के बाद प्लांट मशीनरी वगैरह है, देखो डिविडेंड के बाद है यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई को एक्वर हुआ है, 31 December 2001, 1 Jan 2001, ठीक है। प्लांट मशीनरी कितने का दिख रहा था 1 Jan को? पहले वो देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा था ये देखो, द प्लांट एंड मशीनरी स्टूड 1,50,000 ऑन 1 Jan, तो यहाँ पर दिख रहा था 1,50,000 का। फिर बोल रहा है इट वॉज कंसिडर्ड 1,80,000 ऑन 1 July, जब एक्वर हुआ तो ये 1,80,000 का कंसिडर करना है, मतलब कंसिडर्ड का मतलब हो गया रिवैल्यूएशन होके ये इतने का हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है दिस फिगर इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट। अच्छा, और एंड में बैलेंस शीट में देखते हैं कि प्लांट मशीनरी का वैल्यू क्या था। ये देखो 1,35,000, जब 31 दिसंबर में बैलेंस शीट बना तब बी लिमिटेड का यही प्लांट मशीनरी 1,35,000 का दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 1,35,000। अब इसका जो है सारा ट्रांजैक्शंस देखते हैं, कैसे करके समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, हम लोग को ये देखना है कि रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है कि डाउनवर्ड हुआ है। कैसे पता करेंगे? अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग ऐसे कंपेयर कर देंगे इसके साथ इसको तो समझ में आ जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर तो सेम बेस पे करना चाहिए। ये 1 तारीख का वैल्यू है प्लांट मशीनरी का, ठीक है।
मुझे 1 जुलाई को मुझे बोला गया है कि रिवैल्यूएशन 1 जुलाई को हुआ है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1 जुलाई को ये प्लांट मशीनरी का वैल्यू कितना हुआ था। ठीक है, इस प्लांट मशीनरी का वैल्यू कितना हुआ था, क्योंकि इस पीरियड में ड्यूरिंग दिस पीरियड डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, तो इसका वैल्यू क्या इतना ही है या कम हुआ होगा। और डेप्रिसिएशन बता भी दिया है 10%, ये देखो डिप्रिशिएशन बता भी दिया था कितना है 10%। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब 1,50,000 के साथ 1,80,000 कंपेयर थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि ये 1 जनवरी का वैल्यू है प्लांट मशीनरी का। जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ उस दिन बुक वैल्यू क्या था उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके साथ अगर कंपेयर करना है तो 1,50,000 पे इतने दिन तक का जो डिप्रिशिएशन है वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। देखने के बाद बताना पड़ेगा कि कितना वैल्यू है, फिर हम लोग उसको 1,80,000 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन है कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। ठीक है, अच्छा अगर मेरा बात समझ में आया तो यहाँ डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया है। देखो डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया है कितना 10%। तो मुझे बोल सकते हो कि ड्यूरिंग दिस पीरियड डेप्रिसिएशन कितना होगा। मैम 1,35,000। 1,35,000 कैसे? 1,50,000 से 15,000 माइनस करेंगे। 15,000 होने से तो पूरे 1 साल का हो गया ना, ये तो 1 साल नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आया मेरा पता, हमें तो यहाँ तक का डिप्रिसिएशन देखना है ना, अप टू दिस, तब तो कंपेयर कर पाएंगे। जो 1,50,000 सॉरी जो 15,000 बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन वो कितने दिन का है। पहले ये बोलो 1 जन से 1 जुलाई कितना दिन होता है। 7 months. 6 मंथ्स, 1 जुलाई 6 मंथ्स। ठीक है, ये 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा 1,50,000 पे। टोटल डेप्रिसिएशन अगर पूछे 1,50,000 इंटू 10% इंटू 12/12, ये तो सही है 15,000, तो बोल रहे हैं सही है। लेकिन मुझे तो यहाँ से यहाँ तक का चाहिए ना, क्योंकि मुझे कंपेयर तो 1 जुलाई को करना है। तो अप टू 1 जुलाई तक कितना डिप्रिसिएशन होगा, मतलब प्री पीरियड का डिप्रिसिएशन ये पूछ रहे हैं। मैम 7,500। हाँ 7,500 कैसे निकालोगे। दो तरीके से कर सकते हो, ये 15,000 पूरे 12 मंथ्स का है तो ऐसे कर सकते हो, 15,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 करोगे तो भी 7,500 आएगा, या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना हम लोग, 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। डिप्रिशिएशन का कभी क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं ना, नॉर्मल सोचो ना। इसके साथ तो होल्डिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि होल्डिंग में कुछ अलग रूल्स है। डिप्रिशिएशन का जो नॉर्मल रूल्स है वही होगा 7,500, दोनों केसेस में ही जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, 7,500 आएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बोलो कि प्री पीरियड का डिप्रिशिएशन निकल गया 7,500, तो इस डेट पे आके इस एसेट का बुक वैल्यू कितना दिख रहा होगा। मतलब ये 1,50,000 यूज हुआ 6 मंथ्स, उस पे 7,500 का डिप्रिशिएशन लगा, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो 1 जुलाई को इस एसेट का वैल्यू, बुक वैल्यू कितना दिख रहा था। बोलो, मैम 1,72,500। 72 में जो बेड़े जाओ, डिप्रिशिएशन लागले बेड़े जाबो ना कम होगा। 1,50,000 অ্যাসেটে যদি 7,500 টাকা ডেপ্রিসিয়েশন লাগে তাহলে অ্যাসেটের ভ্যালু বেড়ে যাবে না কম হবে। ডেপ্রিসিয়েশন কি मैम 1,42,500 मैम, सॉरी मैम। हाँ तो ऐसा होगा ना, ये Fine. देखो 1,50,000 माइनस, अरे डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन कभी नहीं किए हो, वैसे ही तो होगा। तो ये होल्डिंग में है तो थोड़ी ना कोई डिप्रिसिएशन का रूल्स बदल जाएगा, 1,42,500 होगा ना इस डेट पे बुक वैल्यू। ठीक है, ये बुक वैल्यू हुआ, लेकिन हम लोगों ने इसका वैल्यू 1,80,000 कर दिया। अब मुझे बोलो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस दिन बुक वैल्यू इतना था, लेकिन हम लोगों ने इसका वैल्यू मतलब इनका जो डीलिंग्स था उसके हिसाब से इन्होंने इस एसेट का वैल्यू 1,80,000 कर दिया है। तो मुझे बोलो रिवैल्यूएशन कैसा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड। Ma'am, upward. कितना अपवर्ड है, मतलब ज्यादा किया ना हम लोगों ने वैल्यू, तो बोलो कितना हो रहा है। 37,500.
37,500 दोनों का डिफरेंस। हम लोगों का एसिड जो कि होना चाहिए था 1,42,500 का, हम लोगों ने उसको कर दिया है 1,80,000 का। तो 37,500 हम लोगों ने इसका रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, रिवैल्यूएशन कैसा हुआ है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है। अच्छा, अब और एक चीज देखो, अब यहाँ पर ये एसेट कितने का दिख रहा है? 1,35,000 का। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर 1,35,000 का ये एसेट का वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा अब ये, अच्छा पहले ये बताओ 37,500 हम लोग का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 37,500 हम लोग का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो, ये प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें एसिड के वैल्यू में इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? एप्रिशिएट करना पड़ेगा। मतलब ये जो हम लोग का 1,35,000 का वैल्यू दिख रहा है बी लिमिटेड का, उसमें हम लोग कितना वैल्यू ऐड करेंगे? 37,500 का वैल्यू हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब डिप्रिशिएशन यहाँ पर बोलो, ये यहाँ से यहाँ तक का डिप्रिशिएशन कितना होगा? बोले, यहाँ से यहाँ तक का डिप्रिशिएशन कितना होना चाहिए? देखो, नॉर्मली ये 15,000 को अगर डिवाइड करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट एक्विजिशन डिप्रिशिएशन कितना होना चाहिए? पोस्ट एक्विजिशन डिप्रिशिएशन यहाँ पर भी कितना होगा? अगर ये पूरा 15,000 था, मेरा क्वेश्चन सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरा अगर 15,000 था, इधर 7,500 था, तो इधर भी कितना होना चाहिए? मैम ये 7,500। 500 ही होना चाहिए, लेकिन वो तो तब होगा, सोचो वो तब होगा अगर ये एसेट का वैल्यू इतना हो रहा है, हाँ कि ना? ये एसेट का वैल्यू अगर इतना हो रहा है तभी तो ये इतना होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना? 1,50,000 10% करके हुआ, तभी तो। देखो ना, देखो चेक करो, 1,50,000 से पूरा 15,000 लेस करो, करके देखो, मुझे बताओ कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? 1,35,000। ठीक है, 1,35,000। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो 1 तारीख को 1,50,000 का दिख रहा था, उस पे 10% रेट पे डिप्रिशिएशन दिखेगा तो वो 1,35,000 दिखेगा। मतलब ये पहले से किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसी हिसाब से मैं बैलेंस शीट में दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्वर हुआ और हम लोगों ने उसमें चेंजेस लाया, मतलब इन्होंने रिवैल्यूएशन किया, तो रिवैल्यूएशन होने से तो एसेट का वैल्यू बदल गया। तो अब पोस्ट पीरियड में जो डिप्रिशिएशन लगेगा वो थोड़ी ना 1,50,000 पे लग रहा होगा। ठीक है, तो पोस्ट पीरियड में जो डिप्रिशिएशन लगेगा वो एसेट के चेंज्ड वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, तो अभी एसेट का जो चेंज वैल्यू है वो कितना है? 1,80,000। अभी हम लोगों ने एसेट का वैल्यू कितना कंसीडर कर लिया? 1,80,000। तो इस पीरियड का अब डिप्रिशिएशन कितना लगना चाहिए? जैसे अभी मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, वैसे बोलो, 1,80,000 पे 10% इंटू कितना होगा? इंटू कितना होगा ये बाकी पीरियड का? इंटू 6/12। 6/12। अब बताओ कितना आ रहा है? 9,000। 9,000। अच्छा, 9,000 आ रहा है। ये इतना चार्ज करना चाहिए था, लेकिन हम लोग कितना करके बैठे हैं? 7,500। 7,500। तो और कितना चार्ज करना पड़ेगा? 1,500। 1,500। ठीक है, और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? तो एक्स्ट्रा डिप्रिशिएशन जो चार्ज करना पड़ेगा वो हो जाएगा हम लोग का 9,000 माइनस 7,500, यानी कि हमें और 1,500 का डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, ये 1,500 का डिप्रिशिएशन हम लोग चार्ज करने पे हम लोग का क्या इम्पैक्ट होगा? प्रॉफिट कम होगा। कौन से पीरियड का होगा? जिस पीरियड में चार्ज कर रहे हैं। तो कौन से पीरियड में चार्ज कर रहे हैं? मैम ये पोस्ट। पोस्ट। तो पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। अच्छा, बस ये दो पॉइंट ही है, लेकिन अब ये तो मैंने जस्ट ड्रॉ कर करके बताया। अब इस चीज को एक एक वर्किंग नोट में हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, हम लोग को पता है कि जो हम लोग का दो चीज हमें निकालना पड़ता है, एक होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आता है ये देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, और इधर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है,
तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हमें क्या क्या लिखना होता है? शेयर कैपिटल, कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास शेयर कैपिटल होगा, और इनका सारा कैलकुलेशन 20% के बेसिस पे होगा, इनका सारा कैलकुलेशन 80% बेसिस पे होगा। ठीक है, शेयर कैपिटल आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्री प्रॉफिट, मतलब जिसको हम लोग कैपिटल भी बोल सकते हैं, और पोस्ट प्रॉफिट दोनों ही आता है, जिसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है शेयर कैपिटल। सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया और बदले में हमें क्या क्या मिला, उसे लेस कर देना चाहिए। तो बदले में क्या क्या मिलता है? शेयर कैपिटल का हिस्सा मिलता है और रिजर्व सरप्लस का मिलता है। ठीक है, अब उसमें हमें दो पार्ट देख लेना पड़ता है, प्री और पोस्ट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? प्री प्री पार्ट का डेटा आता है, क्योंकि प्री पार्टी हमें परचेस करना पड़ता है, एक्विजिशन के पहले प्री पार्टी हमें परचेस करना पड़ता है। तो परचेस करते हुए गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व हुआ, वो देखने के लिए हमें इस तरीके से चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? सबसे पहले देखो 3,40,000, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल और ये प्री प्रॉफिट, ये सब 80% करके लेना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल तो यहाँ पर दे ही रखा है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख का 80%, 2 लाख का 80% यहाँ पर करते हैं, 2 लाख का 80%। यहाँ पर लिखेंगे 1,60,000, और प्री प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट या फिर इसको बोल सकते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, उसका हमें क्या लेना है? उसका भी हमें 80% लेना है। यहाँ पर भी शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी शेयर कैपिटल लिख देते हैं 2 लाख का 20%, ये हो जाएगा 40,000। प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे, ये वर्किंग नोट 1 में दिखाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। क्या कैलकुलेट करेंगे? प्री प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, बी लिमिटेड का ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट मतलब ये देखो, मैंने इसीलिए ड्रॉ कर रखा है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ एक प्रॉफिट मतलब रिजर्व सरप्लस होता है बेसिकली, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिजर्व सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में क्या क्या था वो चेक कर लेते हैं। तो रिजर्व सरप्लस में हम लोग का पीएल था, और साथ ही साथ जनरल रिजर्व भी था, तो वो भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ जनरल रिजर्व भी कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जगह है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का यहाँ पर, अच्छा पहले पीएल का देखो, एंड का है 82,000, हमें सिर्फ बी का ही देखना होता है, क्योंकि बी का ही तो, ए का तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा, बी का जो पोर्शन ए ले रहा है वो उसके साथ ऐड होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो ईयर एंड में 82,000 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर जो पीएल है वो दिख रहा है 82,000। ठीक है, अब फिर से मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर 30,000 का प्रॉफिट में से 20,000 डिविडेंड देने के बाद 10,000 बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ईयर एंड में 82,000 दिख रहा है प्रॉफिट, तो मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है? ये पूरे साल में कुछ तो प्रॉफिट अर्न किया होगा, तभी तो 10,000 का प्रॉफिट 82,000 दिख रहा है। तो मुझे बोलो ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा? 72,000। हाँ 72,000। ठीक है, ऐसे करके दिखा देते हैं। गुड मॉर्निंग नीलम। गुड मॉर्निंग मैम। प्रॉफिट अर्न कितना हो जाएगा? 82,000 माइनस 10,000, यानी कितना हो जाएगा? 72,000। इतना प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अच्छा अब
ये जो ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट अर्न किया है 72,000, ये तो पूरे साल भर का है, लेकिन प्री पीरियड का कितना होगा और पोस्ट पीरियड का कितना होगा यहाँ पर इतने इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीच में एक्वर हुआ है। अगर ये स्टार्टिंग में एक्वर होता तो ये पूरा ही पोस्ट पीरियड का हो जाता। जैसे हम लोगों ने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए देखोगे स्टार्टिंग में एक्वर है, तो ये प्रॉफिट पूरा ही क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट अर्न है ड्यूरिंग द ईयर वो पूरा ही नॉर्मली पोस्ट पीरियड का हो जाता है बिकॉज ऑफ द डेट, एक्वर डेट। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसीलिए ही है क्योंकि इसका एक्वर हुआ है 1 जुलाई को। तब ये जो 72,000 प्रॉफिट अर्न है ये पूरे ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक। तो मेरा क्वेश्चन ये है इसमें प्री पीरियड का प्रॉफिट कितना है, बोलो। टाइम के बेसिस पे बताना है ना, बोलो। देखो सिंपल सा बात है, यहां से यहां तक का प्रॉफिट एड ऑन हुआ है कितना, बोल रहा है कि 72,000। तभी तो देखो ना 10,000 में 72,000 ऐड होगा तभी ना आएगा 82,000। हम एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं तुम लोगों से कि अगर ये पूरे 12 महीने का 72,000 है तो इस पीरियड और इस पीरियड का कितना होगा, ये दोनों पीरियड कितने कितने टाइम का है तो डिवाइड कर दो। हमें जब कुछ नहीं बोला है हम लोग 36,000। 36,000 करके ना, ये 6 मंथ्स का है ना। देखो एक चीज तो आसान दिया है हमें, 6 मंथ्स दिया है। ऐसा भी हो सकता है 4 मंथ्स 10, तब तो और डिफिकल्ट लगेगा। इधर 4 मंथ्स हो गया, इधर मान लो कितना 7, सॉरी 8 होगा, हाँ तब जाके 12 होगा। तो अगर ऐसे करके देता है तब तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर भी 6 मंथ दिया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6/12 करके 36,000। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 36,000, ठीक है 36,000। तो प्री पीरियड का प्रॉफिट पोस्ट पीरियड का, अब ये अलग करना क्यों जरूरी है, नहीं तो हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ठीक है। अब हुआ जनरल रिजर्व का बात। जनरल रिजर्व का देखो ओपनिंग में कुछ नहीं था, मतलब कैसे पता चलेगा, ओपनिंग में कुछ होगा तो हमें यहाँ पर बताएगा ना कि ओपनिंग में था। जैसे यहाँ पर बताया कि ओपनिंग में पीएल इतना था, ये तो एंड का बता रहा है, ठीक है। अब इसमें एक रूल्स होता है जनरल रिजर्व में, अगर हमें ओपनिंग का कुछ नहीं दिया हुआ है तो एज्यूम्ड कि ये वाला ओपनिंग का ही है, ये हम लोग क्लोजिंग का एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। ये नोट हम लिखवा देते हैं। जनरल रिजर्व बोल रहा है कि एंड में, जनरल रिजर्व बोल रहा है बैलेंस शीट में दिख रहा है कि 1 लाख है, एंड में दिख रहा है। तो अब क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि ये जनरल रिजर्व इस साल ट्रांसफर हुआ कि पहले से ही इनके पास था, मतलब जैसे ये 30,000 पहले से ही इनके पास था, ठीक है। फिर ये यहाँ पर इन्होंने अर्न किया है 72,000, तब जाके ये 82,000 बना है। तो अब यहाँ पर ओपनिंग में तो 0 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ओपनिंग जनरल रिजर्व 0 है और क्लोजिंग में कितना दिख रहा है, क्लोजिंग में यहाँ पर 1 लाख दिख रहा है, ठीक है। तो अब तुम लोग ऐसे ही सोचोगे ना कि ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का एडिशन हुआ है, मतलब हम लोगों ने इस साल जनरल रिजर्व में 1 लाख ट्रांसफर किया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करने का एक रूल्स है, सिंपल सा रूल्स ये है कि एजम्पशन हमेशा करो, सिर्फ जनरल रिजर्व के लिए बात है, बाकी चीजों के लिए जनरल रिजर्व पे हमेशा एज्यूम करना है ये चीज कि अगर हमें ओपनिंग कुछ नहीं दिया है तो ये क्लोजिंग वाला बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर अर्न नहीं किया है हम लोगों ने, ये हमारे पास पहले से ही था। ये एजम्पशन के साथ ही हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये हम नोट लिखवा देते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। मतलब ये ओपनिंग में था, ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ और ये 1 लाख ही रह गया, ठीक है। तो हम ये वाला यहाँ पर कहाँ नोट दे के लिखवाए, यहाँ पर नोट दे देते हैं, ठीक है। नोट में यहाँ पर लिखना है एज्यूम देयर इज नो मूवमेंट इन रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कि इस साल कोई मूवमेंट यानी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है रिजर्व में, एंड हेंस as on 1st Jan 2001 is same as on 31st December 2001 बोल रहा है, इसीलिए 1st Jan 2001 का जो भी जनरल रिजर्व था वही 31st दिसंबर को दिख रहा है। मतलब ये जनरल रिजर्व को हम लोग ओपनिंग में था ये मानते हुए चल रहे हैं, और हमें कोई भी क्वेश्चन में ऐसे करना है अगर हमें ओपनिंग में कुछ नहीं दिया हुआ है। बाई चांस मान लो हमें ओपनिंग में यहाँ दिया हुआ होता
30,000 एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ठीक है, और ये क्लोजिंग में 1 लाख दिखता, तो मुझे बोलो तो ड्यूरिंग द ईयर फिर कितना ट्रांसफर हुआ। मान लो यहाँ पर हमें ओपनिंग में दिया हुआ रहता क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व है 30,000 और क्लोजिंग 1 लाख दिख रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ, जो कि वो 30,000 से 1 लाख हुआ, 70,000। 70,000, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ क्लोजिंग जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो हमें हमेशा एज्यूम करना है कि वो ओपनिंग का है। इससे क्या होगा, क्यों एज्यूम करने से क्या होगा, तब हम लोग इसे प्री एक्विजिशन में लेंगे ना। अगर हम लोग ये मानेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो फिर इसका यहाँ पर 2 पार्ट हो जाएगा, 6 मंथ्स, कुछ प्री में जाएगा कुछ पोस्ट में जाएगा, बट ये अलाउड नहीं है। क्वेश्चन करने के लिए हमें अगर जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो पूरा का पूरा उसे ओपनिंग मानते हुए चलना है, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व अगर ओपनिंग का है तो ये पूरा का पूरा हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड का हो गया, ठीक है। ये पूरा वैल्यू हम लोग को प्री एक्विजिशन पीरियड का हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर प्री एक्विजिशन का कैपिटल प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं रिजर्व, रिजर्व में जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व का भी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर लिख देते हैं एज्यूम नो ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर का किसी तरीके का ट्रांसफर नहीं है तो 1 लाख का जनरल रिजर्व पूरा का पूरा प्री पीरियड का हो गया, ठीक है। तो ये पूरा यहां पर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा प्री पीरियड का हो गया, तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में यहां पर प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स एंड लॉस। इसमें 1 Jan 2001 का कितना था, 1 Jan 2001 का देखो 30,000 था, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 30,000 था, उसमें से हम लोगों ने डिविडेंड दिया है 20,000, तो यहां से लिख देते हैं लेस डिविडेंड पेड, इससे ही पे हुआ है, ठीक है। कैसे, 2 लाख इंटू 10% करके यहाँ पर हो जाएगा 20,000, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर फिर बच गया हम लोग का 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ये प्री पीरियड का प्रॉफिट हो गया। अब वो प्री पीरियड में और एक प्रॉफिट भी ऐड होगा 36,000, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिखते हैं एड प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू 1 जुलाई 2001 कितना हो जाएगा 36,000, ठीक है। ये हो गया 36,000, हमें तो सिर्फ प्री पीरियड का चाहिए। तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला, ये हम लोगों ने इस तरीके से निकाला, यहाँ मैंने करके दिया है, फिर भी एक बार कर लेते। प्रॉफिट अर्न्ड 82,000, ये देखो 82,000 क्लोजिंग में था, माइनस हो जाए, वो ड्रॉ देखने से समझ जाओगे, ये देखो 82,000 हमारे क्लोजिंग में था, है ना, और यहाँ पर हम लोगों ने प्री पीरियड में कितना बचा 10,000, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना अर्न किया 72,000, ठीक है। ये है ड्यूरिंग द ईयर अर्नड, ड्यूरिंग द ईयर अर्नड, ठीक है। तो ये हो गया 72,000, बट ये तो टोटल हो गया, टोटल ड्यूरिंग द ईयर अर्नड, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू 1 जुलाई 2001 कितना हो जाएगा 72,000 इंटू 6/12 करने से यहाँ पर आ जाएगा 36,000। तो ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट देके दिखा दिया। तो ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट का पार्ट, ठीक है। अच्छा, और क्या आएगा, अब देखो हम लोग का जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो 37,500 जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में, मतलब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगा तो प्रॉफिट हम लोग का क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अगर होता है तो एंट्री क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रॉफिट कितने से बढ़ा है 37,500। ये भी कब हुआ है, एक्वर हुआ तभी इन्होंने ये कंसिडर किया है। तो फिर ये वाला इम्पैक्ट भी हमारा कौन से पीरियड का आएगा, प्री पीरियड का आएगा, क्योंकि 1 जुलाई को ही हुआ था, प्री पीरियड का आएगा। तो ये वाला प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, तो ऐड कर देते हैं इस पोर्शन को। तो यहां पर हो जाएगा एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना आया 37,500। देखो ये पूरा का पूरा प्री पीरियड को चला जा रहा है 37,500। कैसे आया, यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है, तो ऐसे होगा 37। तो हम एक बार फिर याद दिला देते कैसे किया। 1,80,000 जो है
1,80,000 यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितना रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ। तो कैसे देखा, सबसे पहले हम लोगों ने ये चेक किया कि 1,80,000 जिस डेट पे दिख रहा है 1 जुलाई को बुक वैल्यू एसेट का कितना था। तो एसेट का बुक वैल्यू 1 जन को था 1,50,000। 6 मंथ्स में 7,500 डिप्रिशिएशन लगा 10% के अकॉर्डिंग। तो बुक वैल्यू होना चाहिए था 1,42,500, बट ये दिखा रहे हैं 1,80,000। तो इसका मतलब कितना ज्यादा दिखा रहे हैं, 37,500। ठीक है, अब ये यहाँ पर अगर चाहो तो शॉर्ट में कर सकते हैं। 1,50,000, ठीक है, इंटू 10% इंटू 6/12 करने से डिप्रिशिएशन दिखेगा कि कितना डिप्रिशिएशन हो रहा है। मतलब हम यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहे हैं 1,50,000 के एसेट पे इतना डिप्रिशिएशन दिखने के बाद एसेट कितने का दिखेगा, एसेट दिखेगा हम लोग का यहाँ पर देखो 1,42,500। ठीक है, 1,42,500। ठीक है, ये हो गया। बट रिवैल्यूड अमाउंट 1,80,000। Therefore, revaluation प्रॉफिट दोनों का गैप 1,80,000 माइनस 1,42,500। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया 37,500। बस, और कुछ भी प्री का पार्ट नहीं है। तो ये पूरा टोटल करने से हमें प्री एक्विजिशन का डेटा मिलेगा और इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अच्छा, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 36,000 प्लस 37,500। ठीक है, तो 1,83,500 यहाँ पर लिख देते, टोटल हो गया 1,83,500। अब इसका 2 पार्ट होगा, एक चला जाएगा 80% होल्डिंग में और एक हो जाएगा 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो 80% 1,46,800 और 20% 36,700। ठीक है, ये चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 3, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा, रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, 1 जुलाई के बाद का जो भी डेटा है वो आएगा। तो 1 जुलाई के बाद का प्रॉफिट देखते हैं। देखो, 1 जुलाई के बाद का जनरल रिजर्व तो होगा नहीं, क्योंकि जनरल रिजर्व पूरा का पूरा हम लोग का क्या हो गया, प्री पोर्शन में चला गया। तो क्या बचा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो ये देखो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट यहाँ पर कर रखा है हम लोगों ने 36,000। तो पहले इसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर 1 जुलाई 2001, वो कैसे कैलकुलेट होगा, 82,000 ईयर एंड में दिख रहा था, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10,000। 10,000 कैसे आया था, 30,000 से 20,000 लेस करने के बाद 30,000 था, लेकिन डिविडेंड माइनस हुआ तो वो 10 बचा। ठीक है, या फिर ऐसे पूरा लिख लो, ये 10,000 कैसे आया, 30,000 माइनस 20 करके, ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 30,000 माइनस 20,000। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे 30,000 माइनस 20,000, 10,000, 10,000 माइनस 82,000, 72,000, 72,000 इंटू 6/12, 82,000 माइनस 10,000 और ये हो जाएगा 6/12 यानी डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 36,000। ठीक है, ये हो गया पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। अब मैंने बोला कि ये जनरल रिजर्व का तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस प्रॉफिट को थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्यों रेक्टिफाई करना पड़ेगा, प्रॉफिट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज तो किया, लेकिन कितना कम किया है हम लोगों ने, 7,500 कर रखा है, बट करना चाहिए था 9,000। तो फिर हमें और एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा यहाँ पर 1,500। तो वो हम लिख के दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो प्रॉफिट तो गलत दिखेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो डेप्रिसिएशन देखो, सबसे पहले 10% डेप्रिसिएशन फॉर 6 months, 10% depreciation for 6 months on 1,80,000।
1,80,000 का एसेट हुआ था, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, देखो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है 10% डिप्रिशिएशन 6 मंथ्स फॉर 1,80,000, ये देखो 9,000 कैलकुलेट कर रखा है, तो यही वाला लिखेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने डिप्रिशिएशन कितना चार्ज कर रखा है, इतना करना चाहिए था, ठीक है। लेस कर देते हैं डिप्रिशिएशन ऑलरेडी चार्ज, ऑलरेडी चार्ज। तो पहले के हिसाब से हम लोगों ने डिप्रिशिएशन चार्ज कर रखा है, ठीक है। कितना कर रखा है, ऐसे करके 1,50,000 पे 10% करके 6/12, क्योंकि हम लोग 1,50,000 मानते हुए कर रखे हैं, तो 7,500 का कर रखा है, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा कितना डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिप्रिशिएशन चार्ज, ये ऐसे भी लिख सकते हो, कितना चार्ज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1,500। तो चार्ज करने का मतलब है प्रॉफिट 1,500 से कम हो जाएगा, तो 36,000 माइनस 1,500 कर लो, जो भी मैंने वहां ड्रॉ करके बताया बस उसको लिखवा रहे हैं। 34,500 का हम लोगों ने प्रॉफिट, हम लोग का इतना दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो पोर्शन हो जाएगा इस पोस्ट प्रॉफिट का, एक चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए और एक चला जाएगा, सॉरी ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए और एक होल्डिंग के लिए, ऐसे एक होल्डिंग के लिए जाएगा एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो 80% और 20%। 34,500 का 80%, 27,600 और 20%, 34,500 का 20%, 6,900, ठीक है, ये हो जाएगा। होल्डिंग वाला ए का पोर्शन हो जाएगा और ये बाकी जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हो गया। अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और एक्चुअली मैंने यहाँ बना रखा है तो यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 40,000 शेयर्स कैपिटल हो गया। अब यहाँ पर प्री प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये जो कैपिटल प्रॉफिट है इसी को हम लोग बोलते हैं प्री प्रॉफिट, है ना। तो प्री प्रॉफिट टोटल कितना है, यहाँ पर माइनॉरिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 36,700, वर्किंग नोट नंबर 2 से आ जाएगा 36,700, ये कहाँ से आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। और पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट मतलब ये रेवेन्यू प्रॉफिट, तो ये है 6,900. हाँ 6,900। अब ये सबको ऐड कर लेंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। मैम 83,600. 83,600। सेम तरीके से इधर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को कैलकुलेट करने के लिए प्री प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 2, 1,46,800। तो और ये हो जाएगा पोस्ट प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, 27,600, 27,600, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि हम लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया, बदले में हमें क्या मिला है, मतलब ए लिमिटेड को क्या मिला है, 1,60,000 रुपीज का शेयर मिला है, 14,6,800 का जो है प्रॉफिट मिला है, और यहाँ पर 27,600 का जो है पोस्ट प्रॉफिट, यानी कि 3,34,000, 3,34,400 इतना। लेकिन इन्होंने पे कितना किया, इन्होंने पे किया है, ओ अच्छा, और एक चीज भी लेस होगा, वो नहीं लिखा, रुको, और एक चीज भी होगा, डिविडेंड का एडजस्टमेंट मैंने बोला था ना, बट वो लिखा नहीं है, वो भी तो लिखना पड़ेगा, इसके नीचे लिख देते हैं, या आउटर में लिख के डिविडेंड फिर लेस कर सकते हैं, वैसे भी चलेगा। फिर भी हमारे कॉस्ट को तो कम करना है तो हम यहाँ पर कर देते, लेस हो जाएगा प्री एक्विजिशन ऐसे, डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड एडजस्टेड वो भी लिख सकते हैं, डिविडेंड आउट ऑफ
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो डिविडेंड हो जाएगा, यहाँ पर कितना डिविडेंड होगा देखो, टोटल डिविडेंड आया था कितना 20,000, उसमें इनका जो राइट्स है वो कितना है 80%, यानी कितना हो जाएगा 16,000। तो ये इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करेगा, मैंने पहले एंट्री दिखाया ना, पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट से ये लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -16,000। तो ये हो गया 3,18,000। ओ, इसमें तो ऐड होगा फिर वहां से माइनस करना चाहिए था, ठीक है ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। +16,000 फिर +16,000 कर देते हैं, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 3,50,400 और -3,40,000, तो ये आ रहा है 10,400। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मैच नहीं हुआ, क्या हुआ 3,40,000, उसमें से डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन ये 16,000 लेस होगा। अच्छा, फिर उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट है 1,46,800। ओ, मैंने तो एक चीज गलत लिख दिया, तुम लोग बोल, यहाँ थोड़ी ना पोस्ट वाला आता है, ये पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट आएगा जो होल्डिंग का है, लेकिन वो कहाँ पर आएगा, होल्डिंग का पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट आएगा, देखो जो मैंने लिखा था मैं फिर से दिखा रही, ये आएगा, लेकिन ये कहाँ पर आएगा, ये तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में आता है ना, तो ये इधर लिखा तो गलती से इधर भी लिख दिया, इधर थोड़ी ना होता है ये वाला, यहाँ पर ये वाला पोस्ट पीरियड वाला ये कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में आता है इसका, ये यहाँ पर नहीं आएगा। और ये यहाँ क्यों आ जाता है फिर माइनॉरिटी में, क्योंकि ये तो खुद ही चला जाएगा पूरा का पूरा बैलेंस शीट में ना, तो हम लोग तो यहाँ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या मिला और हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया। तो सीधा बात है, हम लोगों ने 1,60,000 का शेयर एक्वायर किया, साथ ही साथ प्रॉफिट एक्वायर किया 1,46,800 का, और डिविडेंड मिला है हम लोग को कितना, डिविडेंड मिला है 16,000, ठीक है, डिविडेंड मिला है 16,000, और ये 3,00,000, अच्छा मैंने फिर से शायद लेस कर दिया, 1,46,800 प्लस 1,60,000, पहले हम ये लिख लेते हैं 3,00,000, 17,200। हाँ 17,200 ये आ जाएगा, और यहाँ से ये डिविडेंड का कॉस्ट लेस हो जाए, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा, डिविडेंड का कॉस्ट लेस हो जाएगा, मतलब वो दोनों तो ऐड होगा ना, कि हम लोगों ने टोटल ये एक्वायर किया, ओवरऑल ये सारा चीज यहाँ से लेस होगा, और यहाँ पर -16,000 ये यहाँ पर हो जाएगा 2,90,000, और ये पूरा यहाँ से करते हैं 3,40,000 -3,06,800, ठीक है, और -16,000 17,200, ठीक है, ये हो जाएगा। एक्चुअली ये डिविडेंड जो है ना, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम कर दोगे तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को ही तो कम करता है। तो यहाँ से अगर ये वाला डायरेक्ट 16,000 लेस करके बाकी वैल्यू लोगे तो अच्छा होगा, मतलब हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें डिविडेंड मिलना चाहिए था, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के कुछ समय बाद मिलता है, ठीक है, कुछ एक टाइम पीरियड जाता है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने प्री प्रॉफिट से किया तो इसमें हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16,000 अगर ऊपर ही लिख दोगे तो झमेला खत्म, ठीक है, फिर भी मेरे से माइनस गलत हो रहा था, तो ये माइनस हो गया तो इतना हो जाएगा, ठीक है, 17,200। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को फिर इसका मतलब 3,40,000 हमारे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था, उसमें से 16,000 डिविडेंड मिला, तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो गया 3,24,000, बदले में हमें मिला 3,06,800 का मतलब शेयर और रिजर्व मिला के मिला, तो हमें क्या मिला, कम मिला, ठीक है, कम मिला तो क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, कम नहीं मिला, क्योंकि 3,40,000 से 16,000 लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना हो रहा है डिविडेंड को लेस करने के बाद। फिर हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि हम लोगों को जो शेयर्स और प्रॉफिट एक्वायर करने को मिला उसका वैल्यू कम है कंपेयर टू हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब हम लोग का जो है लॉस का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाकी लॉस नहीं है, लोगों को इसमें बेनिफिट दिखता है तभी करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, गुडविल जनरेट हो गया, ठीक है, बस और तो कुछ नहीं है। अब इसका बैलेंस शीट बना के देना है, देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट,
of A Limited and its subsidiary B Limited as at 31st of December 2001. Particulars, note number और अमाउंट. सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड. ये तो नॉर्मल है, ठीक है, कोई बैलेंस शीट देखे बिना भी हम लोग लिख सकते हैं कि यही पॉइंट्स आएगा, ठीक है. उसके बाद शेयर कैपिटल, पॉइंट बी में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस. और इक्विटी और लाइबिलिटीज के बीच में आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट. इसके बाद आ जाएगा नॉन करेंट करेंट लाइबिलिटी. यहाँ पर नॉन करेंट कुछ था नहीं तो करेंट लाइबिलिटी सीधा लिखेंगे. ये थर्ड पॉइंट में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटी. करेंट लाइबिलिटी. अब नोट्स बनेगा. शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 हो जाएगा. रिजर्व सरप्लस का नोट नंबर 2 हो जाएगा. करेंट लाइबिलिटी में देखते हैं क्या क्या है. ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये 4 नंबर, ठीक है. ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरिंग. शॉर्ट टर्म बोरिंग. ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरिंग, बस यहाँ पर हो गया टोटल. फिर आएगा एसेट. एसेट्स. अच्छा, एसेट्स में देखते हैं क्या है. नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. पॉइंट बी में आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. फिर उसके बाद करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. फिर करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल. इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल. इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब नोट नंबर लगा लेते हैं. और तो कुछ है नहीं, ठीक है. अच्छा, अब नोट नंबर में हो जाएगा 5, 6, 7, 8 और 9 टोटल. अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे. नोट्स टू अकाउंट्स. नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल. सबसे पहले शेयर कैपिटल. बात शेयर कैपिटल को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग पहले नोट्स में आएंगे. तो हमें कंसोलिडेट करना होता है, तो ए के साथ बी को
मर्ज करना पड़ेगा। तो एकदम स्टार्टिंग डे में जब हम लोगों ने ये चैप्टर किया था तब मैंने बताया था क्यों बी वाला नहीं आता है, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, वो तो देखो एकदम स्टार्टिंग में बताया था वही वाला। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का पार्ट आता है। यहाँ पर हो जाएगा 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 each। तो ये हो जाएगा 5 लाख एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये हो गया 5 लाख। ठीक है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमें कैसे लिखना पड़ता है? जो ए लिमिटेड का है वो तो एज इट इज आ जाएगा, बी लिमिटेड में जो भी चेंजेस हुआ है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए लिमिटेड का रिजर्व। तो यहाँ पर लिखते हैं रिजर्व। ये देखो ए लिमिटेड का यहाँ पर मतलब खुद का, ए लिमिटेड का खुद का रिजर्व है 2,40,000 जनरल रिजर्व 2 लाख। ये यहाँ पर और एक कॉलम करते हैं 2,40,000। ठीक है, अच्छा, और बाकी रिजर्व का कैलकुलेशन देखते हैं कितना आएगा। तो ये देखो वर्किंग नोट में जाते हैं, सबसे पहला यहाँ पर ये देखो प्री प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट, ये यहाँ पर कैलकुलेट होके कितना आया है 1,46,800। ये तो परचेज हो गया है, ये यहाँ पर चला गया 1,46,800। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं ये 27,600 यहाँ पर हम लोग का पोस्ट पीरियड का आएगा, है ना। तो पोस्ट पीरियड का आएगा, प्री पीरियड तो सीओसी में जो है एडजस्ट हो जाता है, पोस्ट पीरियड का आएगा। तो पोस्ट पीरियड का कितना है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पोस्ट पीरियड का कितना हो जाएगा। यहाँ पर 57,200 गिवन था। देखो जनरल रिजर्व जो 2,40,000 उसमें कुछ ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनरल रिजर्व पोस्ट पीरियड का कुछ था नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग चाहे तो आउटर कॉलम में भेज देते हैं, क्योंकि पोस्ट पीरियड का कुछ था नहीं ना। ये देखो पोस्ट पीरियड में कुछ जनरल रिजर्व नहीं आया था। 1 लाख जो बी लिमिटेड का था वो हम लोगों ने क्या माना कि वो प्री पीरियड का ही था, तो वो तो एक्वर कर लिया। एक्वर करने प्री पीरियड का सभी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि पोस्ट पीरियड का कितना आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। पहले लिखते हैं कि ए लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 57,200, ये लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे डिविडेंड ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम लोगों ने जो एडजस्ट किया 16,000, मतलब बताते हैं क्या है। देखो 16,000, देखो ये ए लिमिटेड का प्रॉफिट है। ए लिमिटेड ने जब डिविडेंड रिसीव किया था, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था कि ए लिमिटेड ने उस डिविडेंड को अपने प्रॉफिट में क्रेडिट कर लिया था। ठीक है, ये देखो क्रेडिटेड द डिविडेंड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ए लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितना भी दिख रहा है उसमें 16,000 से डिविडेंड ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि उसने तो 16,000 का ही डिविडेंड रिसीव किया। कंपनी ने टोटल 20,000 का डिविडेंड दिया, जिसमें से ए लिमिटेड का 16,000 था। क्योंकि इसने गलती किया था, ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, वो प्री एक्विजिशन पीरियड का था, तो उसका प्रॉफिट जो है ज्यादा दिख रहा है। तो उतने से हमें प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो 57,200 माइनस 16,000। ठीक है, तो ए लिमिटेड का प्रॉफिट हो गया 41,200। ठीक है, रेक्टिफाई करने के बाद ये हो गया पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। तो ये इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे बी लिमिटेड में ए लिमिटेड का जो प्रॉफिट का पोस्ट पीरियड वाला शेयर है। ठीक है, तो पोस्ट पीरियड वाला कितना है, ये देखो पोस्ट पीरियड वाला 27,600। वहां मैंने गलती से लिखा था ना, फिर हटाया, यहाँ पर लिख दिया था ना 27,600। तो ये देखो 27,600 ये पोस्ट पीरियड। ये देखो क्या लिखा है, रेवेन्यू प्रॉफिट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट पीरियड प्रॉफिट। ठीक है, पोस्ट पीरियड या रेवेन्यू पीरियड का जो प्रॉफिट है वो कहां पर आता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा। तो फिर यहां पर आ जाएगा हम लोगों का शेयर ऑफ ए लिमिटेड इन पोस्ट पीरियड प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड।
जो कि है 27,600। अब ये टोटल करेंगे, 2,40,000 प्लस 41,200 प्लस 27,600, तो ये आंसर आ रहा है 3,08,800। ठीक है, 3,08,800 ये हम लोग का आंसर आ रहा है। हम एक बार फिर से बता देते हैं इसमें मैंने क्या किया। देखो, पहला बात है, हम लोग क्या बना रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का पार्ट बना रहे हैं कि बैलेंस शीट में कितना रिजर्व सरप्लस दिखाएं। कितना दिखाना होता है, होल्डिंग कंपनी का जो भी रिजर्व सरप्लस है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व सरप्लस कितना है, 2,40,000 और 57,200, वो आया अभी 2,40,000 57,200, और आ जाएगा पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। ठीक है, मतलब आफ्टर एक्विजिशन जो भी रिजर्व सरप्लस ए लिमिटेड को मिलेगा वो आ जाएगा। तो जनरल रिजर्व तो पोस्ट पीरियड का कुछ था ही नहीं, इसलिए ये फिर सिर्फ 2,40,000 दिख रहा है। और ये जो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट कितना होल्डिंग के लिए हो रहा है। ये माइनस इसीलिए हुआ क्योंकि उसने गलती से अपने इन्वेस्टमेंट को मतलब इनकम दिखा दिया था, जो कि गलत था। तो वो 16,000 से कम कर दिया क्योंकि प्रॉफिट 16,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब नोट नंबर 3 ये बन गया। अब नोट नंबर 3, ठीक है। थर्ड नंबर नोट हम लोग का किस चीज का है, थर्ड नंबर नोट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल कैसे लिखेंगे, ए लिमिटेड का लिखेंगे, बी लिमिटेड का लिखेंगे, ऐड कर देंगे। ट्रेड पेबल यहाँ पर देखते हैं 47,100, ट्रेड पेबल 47,100 ए लिमिटेड का, और बी लिमिटेड का 17,400, 17,400 बी लिमिटेड का। तो दोनों का टोटल करने से 47,100, 64,500। अच्छा 64,500। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल के बाद था शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन था, नोट नंबर 3 में जाना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ ए का ही था 80,000, तो वही लिख देंगे। बीओडी सिर्फ ए का था, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, और वो भी ए लिमिटेड का ही था। बाकी कुछ ऐड यहाँ पर करना नहीं पड़ा। नोट नंबर 5, शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें चेंज होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये एज इट इज होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 1,80,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग ए लिमिटेड, बी लिमिटेड 1,50,000 और 1,80,000, तो यहाँ पर लिख दिया 1,50,000, यहाँ पर लिख दिया 1,80,000। तो ये हो जाएगा 2,50,000 51 3,30,000 3,30,000। और क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। अब इस पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इस पे तो कुछ नहीं होगा, ये तो होल्डिंग का, ये जैसा है वैसा रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी ए लिमिटेड का जैसा है वैसा रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी ए लिमिटेड का है 2,40,000। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं, बट यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे होगा। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये आ गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं। बी लिमिटेड का एडजस्टमेंट होगा, तो बी लिमिटेड के केस में कैसे होगा, चलो देखो। बी लिमिटेड में यहाँ पर फिर से एक बार देख लो, 1,35,000 का क्लोजिंग दिखा रहा है। ठीक है, बी लिमिटेड का जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है, ठीक है,
ये 2,40,000 आउटर में करते क्योंकि ये बाद में तो ऐड करना पड़ेगा ना दोनों को। ये 2,40,000 ठीक है। अब इसमें आ जाएगा रेक्टिफाइड होके जो अमाउंट। प्लांट एंड मशीनरी ईयर एंड में कितना दिख रहा है, यहाँ देखो 1,35,000 दिख रहा है। बट हम लोग ये नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये तो बिना रिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट वाला डेटा है। कैसे पता चला, यहाँ पर देख लो। हम लोगों का अगर 1,50,000 का प्लांट, ये प्लांट अगर 10% डेप्रिसिएशन होता है तभी ये 1,35,000, मतलब ये सब इम्पैक्ट दिया हुआ नहीं है, तो हमें इम्पैक्ट देना पड़ेगा। अब इम्पैक्ट में क्या होगा, सबसे पहला बात है तो हम लोगों को 37,500 से हम लोगों के एसेट के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो एसेट 1,35,000 है, इसमें 37,500 वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर एड अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये देखो, 1,80,000 का प्लांट रिवैल्यूड होने के बाद हुआ, तो रिवैल्यूएशन में कितना बढ़ा, तो माइनस कैसे करके पता चलेगा, ये देखो कैसे करके किया था वही हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हम फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो हम लोग का 1,37,500 कैसे आया, 1,80,000 से 1,42,500 माइनस करके। अब 1,42,500 कैसे आया था, हम लोगों ने ये जो प्लांट था जिसका ओपनिंग वैल्यू 1,50,000 था, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 7,500, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन बोला था, तो उसका बुक वैल्यू यहाँ पर इतना हुआ, तभी तो कंपेरेबल होगा। 1 जुलाई में बुक वैल्यू निकाला, वो कैसे निकाला, 1,50,000 में से डेप्रिसिएशन हटा के, जबकि 1,42,500 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,50,000 में से डेप्रिसिएशन हटाएंगे 10% इंटू 6/12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देख लो, फिर से एक बार देख लो, 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब डिवाइडेड बाई 2, 7,500 माइनस 1,50,000, तो बुक वैल्यू हुआ 1,42,500, 1,80,000 बोल रहा है ये लोग, तो 37,500 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी 1,35,000 दिख रहा है, वो 37,500 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 37,500 ऐड होके ये कितने का दिखेगा, 1,72,500। हाँ 1,72,500, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये दिखेगा 1,72,500 का। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन थोड़ा सा कम चार्ज किया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन मतलब ये हो गया हमारे 1 जुलाई तक का। अब इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा जितना चार्ज करना पड़ेगा उतना हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1,500 से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो ये उतना कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी देख लो कैसे होगा, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन फॉर प्री एक्विजिशन, नहीं डेप्रिसिएशन फॉर प्री नहीं, सॉरी, डेप्रिसिएशन फॉर पोस्ट एक्विजिशन बिफोर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से पहले डेप्रिसिएशन हम लोग कितना मानेंगे, यही 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, यानी हम लोग डेप्रिसिएशन 7,500 कर रहे हैं। बट डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए कितना, डेप्रिसिएशन ऑन 1,80,000, क्योंकि एसेट का वैल्यू तो 1 जुलाई से 1,80,000 माना जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन 1,80,000 हो जाएगा फॉर 6 मंथ्स 1,80,000, 9,000 में। हाँ 9,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9,000। तो हम लोगों ने 7,500 चार्ज किया था, बट 9,000 करना था, तो और कितना करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा हम लोगों को 1,500। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिप्रिशिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा, 1,500, मतलब एसेट का वैल्यू 1,500 से ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि 1,500 डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यहाँ पर हो जाएगा 1,72,500, और इसमें और 1,500 लेस हो जाएगा, तो देख लो कितना हो, 1,71,000। ठीक है, और यहाँ पर कितना था, ए लिमिटेड का 2,40,000। ठीक है, ये तो उसका था, और ये जो एक्वर वो उस प्लांट का ये कंडीशन है, तो दोनों मिला के इनके पास अभी
4,11,000 का प्लांट एंड मशीनरी बनता है। ठीक है, और अच्छा मैंने तो सिर्फ प्लांट मशीनरी को ऐड कर दिया, लैंड बिल्डिंग को भी करना था, प्लस 3,30,000 प्लस 3,30,000 ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो पूरा लिखेंगे 7,41,000 होगा। ठीक है, सब मिला के 7,41,000 यहाँ पर लिख देते हैं। $7,41,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 6। नोट नंबर 6। अच्छा, नोट नंबर 6 यहाँ पर आ जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। मैम एक गुडविल भी है। ओ अच्छा, हाँ गुडविल भी तो है। प्लांट एंड मशीन इसके बाद ही लिखना चाहिए था, इंटेंजिबल एसेट, उसका जगह ही नहीं बनाया मैंने, चलो यहाँ लिख देते हैं सी। इंटेंजिबल एसेट गुडविल बोल के जगह होगा, इंटेंजिबल एसेट सिर्फ लिखते, गुडविल तो नोट्स में लिखना होता है, हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट यहाँ पर नोट नंबर 7 दे देंगे, और यहाँ पर 8, ये आगे का चेंज करना पड़ेगा, 8, 9, 10, 8, 9, 10। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट इसके बाद का नोट बनेगा, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट इसमें लिखेंगे गुडविल, इसमें लिखेंगे गुडविल, और इसका वर्किंग नोट हो जाएगा हम लोग का वर्किंग नोट नंबर, गुडविल यहाँ पर निकला था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, वर्किंग नोट नंबर 1 था 17,200। वर्किंग नोट नंबर 1 17,200, अदरवाइज वो नोट्स यहाँ बनाना पड़ेगा, तो बनाया हुआ है तो वर्किंग नोट का नंबर दे दिया मैंने। नोट नंबर 7 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर, लेकिन मैम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं आता है ना। हाँ ये तो नहीं आएगा। हाँ अच्छा, इसमें सिर्फ वही बी लिमिटेड के ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट था, अदर तो कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं, तो फिर ये तो आएगा ही नहीं। अगर कोई अदर इन्वेस्टमेंट होता तब ये पॉइंट वैलिड होता, मतलब इसका तो कोई जरूरत है ही नहीं, तो ये हटाते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये तब आता है अगर इसके अलावा भी कंपनी का कहीं और इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, तभी आएगा ना, ये नहीं तो क्यों आएगा, ये गलत लिख दिया है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मेरे पास जगह है तो यहाँ पर कर दिया मैंने इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, ये हो गया 6 नंबर। तो अब तो मेरा नोट नंबर सही था, सही था। यहाँ पर ये हो जाएगा 7, 8 और 9। अच्छा, अब इन्वेंट्री, ये हो जाएगा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का लिख के टोटल करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा 1,20,000 और 36,400। 36,400, 1,56,400। अच्छा, नोट नंबर 8, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल था, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 59,800 और 40,000, 59,800 और 40,000, 9,98,000 ये आ रहा है। और लास्ट नोट नंबर 9, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अच्छा, 14,650 इसमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है। अच्छा, कैश है 14,650, 8,000, ये कैश है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इक्विवेलेंट नहीं है, कैश है, तो ये दोनों का टोटल करने से हो जाएगा मैम वो 8,000। 14,500 है, 650 नहीं, 14,500 अच्छा ये। अच्छा,
हाँ 14,500 और 8,000 तो कितना हो जाएगा, ये 500 और 2 3 22, हाँ 22 हो रहा है, 14 और 8, ठीक है 22,500। अच्छा अब ये पुट कर देते हैं, चलो एक एक करके। शेयर कैपिटल 5 लाख। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस 308800, 308800। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा यहाँ से। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नोट तो मैंने बनाया नहीं, यहाँ से लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 83,600, 83,600, ठीक है। इसका वर्किंग नोट बना सकते हो, फिलहाल तो यहाँ पर लिख देते हैं पता करने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ मैंने लिख दिया, बट यहाँ मत लिखो, या तो ऐसे ही लिखो, नोट नहीं बना, नहीं तो फिर यहाँ नोट नंबर 3 देके वहां लिखना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट इतना और वर्किंग नोट देके। यहाँ लिखना अलाउड नहीं था, एक बार लिख दिया ताकि क्वेश्चन में जब भी देखोगे तो समझ जाओगे कि कहाँ से ये पॉइंट आया था। नीचे नहीं बनाया ना मैंने नोट्स। करेंट लाइबिलिटी में हम लोग का ट्रेड पेबल 64,500, ट्रेड पेबल 64,500। अच्छा शॉर्ट टर्म बोरिंग में, शॉर्ट टर्म बोरिंग में यहाँ पर 80,000। पहले देख लेते हैं मैच होता है कि नहीं। 5,30,8800, मतलब 8,80,8800 प्लस 83,600 प्लस 80,000 प्लस 64,500, तो ये हो जाएगा 10,36,900। हाँ मैच हुआ। अच्छा बाकी देखते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये आ जाएगा सब मिला के 7,41,000, 7,41,000। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल था, गुडविल हो जाएगा 17,200, 17,200। करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज हो जाएगा 1,56,400, 1,56,400। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल नीचे है 99,800, 99,800। अच्छा ओ इन्वेंट्रीज मैंने लिख लिया, और बचा हुआ है कैश एंड कैश 22,500, 22,500। अब मैच हो रहा है कि नहीं माइनस करके देख लेंगे। हाँ मैम 7 हो लाख गया। हो गया। अच्छा 7,41,000, 17,200, 1,56,400 और 99,800, तो ये हो जाएगा 10,36,900 हो गया, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगर मिडिल में हुआ तो इतना प्रॉब्लम, बाकी सब क्वेश्चन में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही एक्वर हो रहा था, ठीक है। तो मैक्सिमम सब पोस्ट पोस्ट में चला जा रहा था, मतलब यहाँ पर कोई भी डेटा को प्री पोस्ट दोनों में डिवाइड करना पड़ रहा है, चाहे वो डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट हो चाहे वो किसी भी चीज का इम्पैक्ट हो, तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी सेम चीज ही है, अलग कोई चीज नहीं है। जैसे हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन किया रूल्स वगैरह सब सेम है, लेकिन इसमें प्री पोस्ट में डिवाइड हो जा रहा है, इसी वजह से इतना जो है टाइम लगा। अच्छा अब हम लोग इसमें क्या करें, इसमें सब तो कर लिया है, कुछ एमसीक्यूज है, चलो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाते हैं? एज ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटीज के अंदर दिखाते हैं, एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पार्टनर्स शेयर होल्डर, पार्टनर्स शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी में दिखाते हैं, सेपरेटली फ्रॉम लाइबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ द पेरेंट्स शेयर होल्डर। बोल रहा है कि यहाँ पर पेरेंट शेयर होल्डर है, ये बोल रहा है कि हम लोग लाइबिलिटी और इक्विटी से अलग करके, पेरेंट शेयर होल्डर मतलब होल्डिंग कंपनी का बात बोल रहा है, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स और लाइबिलिटी से अलग करके दिखाते एज पार्ट ऑफ एसेट दिखाते। कौन सा आंसर सही है?
मैम ऑप्शन सी, सेपरेटली फ्रॉम सी। लायबिलिटी हाँ एंड इक्विटी। ऑप्शन सी, ये देखो अभी अभी किया, देखो इसको कहाँ दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटी। ना तो ये करेंट लाइबिलिटी के अंदर जैसे आ रहा है ना ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म, इसके अंदर भी नहीं आता है, ना तो नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है, यहाँ था नहीं इस क्वेश्चन में नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसको हम लोग अलग ही दिखाते हैं, ठीक है, ये इसको हम लोग सेपरेटली माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के दिखाते हैं। तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, सही है, ऑप्शन सी। फिर बोल रहा है माइनॉरिटी ऑफ सब्सिडियरी इज एंटाइटल्ड टू, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी जो है, मतलब जैसे यहाँ पर ए और बी लिमिटेड था तो बी लिमिटेड सब्सिडियरी था, तो बी लिमिटेड का जो माइनॉरिटी पार्ट है ये बोल रहा है एंटाइटल टू कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, इन्हें सब्सिडियरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट मिलता है, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, नाइदर कैपिटल नॉर रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कौन सा प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल रेवेन्यू दोनों ही या फिर दोनों ही नहीं मैम मिलता? दोनों ही मिलता है। दोनों ही मिलता सी है, ठीक है, ऑप्शन। सी होगा। अभी अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पर वही तो किया, और पूरे चैप्टर में वही करते आ रहे, प्री पोस्ट दोनों ही इनको मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, बोल रहा है इन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, जब हम लोग होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी का कंसोलिडेशन करते हैं, डैश इज एलिमिनेटेड इन फुल, क्या एलिमिनेट कर देते हैं, करेंट लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, म्यूचुअल इंडेप्टनेस, नथिंग, कौन सा सही है? म्यूचुअल इंडेप्टनेस। हाँ मतलब एक दोनों के साथ जो एक दूसरे के साथ जो ट्रांजैक्शन करते हैं होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन में आने के पहले, मान लो किसी ने किसी से कुछ सेल किया था, परचेज, मतलब जैसे यहाँ पर ए बी लिमिटेड था, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, मान लो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन के पहले ए ने बी को कुछ सेल किया था, तो हम लोग वो प्रॉफिट जो इंक्लूडेड है ए के से प्रॉफिट में, क्योंकि बी ने उस बी को सेल किया था, तो वो प्रॉफिट एलिमिनेट करते हैं, और बी के पास अगर वो स्टॉक पड़ा हुआ है तो उस स्टॉक में से प्रॉफिट को हटाते हैं, ये दो जगह पे एडजस्टमेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ कि हम लोग एलिमिनेट क्या करेंगे, जो म्यूचुअल जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, ठीक है, तो वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा जो होता है, ठीक है। अच्छा म्यूचुअल सेट ऑफ ये बोला था मैंने, ठीक है, ये लैंग्वेज काफी सारे चीज बोलते हैं, जैसे म्यूचुअल इंडेप्टनेस, म्यूचुअल सेट ऑफ, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इन consolidated balance sheet the share of the outsider of the net asset of the subsidiary must be shown as, बोल रहा है consolidated balance sheet में outsiders का जो शेयर है मतलब पार्ट है in the net asset of the subsidiary must be, मतलब यहाँ पर सब्सिडियरी जैसे मान लो बी लिमिटेड अभी के क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कि बी लिमिटेड के नेट एसेट का जो पार्ट आउटसाइडर्स को मिलेगा वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किस हिसाब से आता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, बोलो। माइनॉरिटी माइनॉरिटी हाँ इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के हम लोग उनको दिखाते हैं, ठीक है, जो आउटसाइडर मतलब जिनके पास कम होल्डिंग है उनको आउटसाइडर माना जाएगा। फिर बोल रहा है प्रोविजंस फॉर टैक्स मेड बाय द सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी ने अगर कभी कोई प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन बना के रखा है, विल अपीयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एन आइटम ऑफ, मतलब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा तो वो कैसे अपीयर होता है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर होता कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोल के शॉर्ट टर्म में रहेगा ना, मतलब करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में रहेगा प्रोविजंस फॉर टैक्स बोल के सब्सिडियरी कंपनी यानी बी लिमिटेड का अगर होता तो वो कैसे अपीयर करेगा, तो देख लो क्या क्या ऑप्शंस दिया है, बोल रहा है करंट लायबिलिटी बोल के अपीयर करेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के, कैपिटल प्रॉफिट बोल के, करंट एसेट बोल के, बोलो क्या होगा। मैम करेंट लायबिलिटी। ये तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी ही होगा। अगर हमारे इस क्वेश्चन में देखो ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ रहता, मान लो ये करेंट लायबिलिटी में जैसे यहाँ ट्रेड पेबल है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ रहता, यहाँ पर देखो, अरे क्या कर दिया, यहाँ पर देखो मान लो दिया हुआ है शॉर्ट टर्म जो है प्रोविजंस, और यहाँ पर दिया हुआ रहता प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में जाते तो बी में दिख रहा है, तो जब हम लोग कंसोलिडेट करेंगे तब क्या करेंगे, वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग बोल के सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बोल के करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा, उसका वही ट्रीटमेंट होगा। वो थोड़ी ना कभी भी हमारे ये सारे जो है करंट लायबिलिटी में आएगा, वो कभी रेवेन्यू प्रॉफिट प्रोविजंस जो है वो तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, ना तो रेवेन्यू ना तो कैपिटल ना तो वो एसेट हो सकता है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा
करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये देखो जो भी क्वेश्चंस था हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर जो एग्जांपल्स है मैंने एक बार चेक किया है, अगर तुम लोग चेक करोगे तो एग्जांपल्स जो है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बड़े बड़े बने हुए थे। ठीक है, तो एग्जांपल्स में अगर देखोगे, मान लो बाई चांस अगर एक बार गो थ्रू कर रहे हो तो आ गया ध्यान में, तो हम थोड़ा बता देते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि कुछ हमारा रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसी के बेसिस पे एग्जाम्पल्स बने हुए। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे पहला एग्जाम्पल जो है, 3 या 4 है, हम बता देते हैं। ये देखो, ये देखो सबसे पहले है हमें ये 31 मार्च का डेटा दे दिया, हमें निकालने के लिए क्या बोला है, बोला तो ये मैंने देखा, तुम लोग भी पढ़ के देख लेना, गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी होगा वो निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने किस में इन्वेस्ट किया है। तो पी लिमिटेड था, एस लिमिटेड था। ठीक है, तो ये पी लिमिटेड का जो है डेटा दिया हुआ है, ये एस लिमिटेड का डेटा दिया हुआ है, इशूड कैपिटल वगैरह दिया हुआ है। बोला है कि पी लिमिटेड ने 100% शेयर एक्वायर किया है एस लिमिटेड का। ठीक है, और कितने रुपए देके, 1000 रुपए देके, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000। इन्होंने जैसे भी किया हो हम अपने हिसाब से दिखा रहे हैं जैसे हम लोगों ने सीखा है। अब बदले में क्या मिला होगा, पी लिमिटेड को एस लिमिटेड का शेयर्स मिला होगा। अब 100% है तो पूरा ही मिला होगा। ठीक है, और क्या मिला होगा, रिजर्व सरप्लस, जो कि इसका था नहीं, तो इसका मतलब 1000 शेयर्स ही मिला है। तो उसने 1000 रुपीज देके 1000 रुपीज का चीज खरीदा, तो इसमें ना तो गुडविल जनरेट होगा, ना तो कैपिटल रिजर्व, ना तो ये जो मतलब जो सौदा हुआ है, ना तो ये घाटे का है, ना तो ये जो है बेनिफिट का है। ठीक है, मतलब इसमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ना गुडविल जनरेट होगा ना कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा। वही यहाँ पर देखो नील लिख रखा है। फिर एग्जाम्पल 2 बोल रहा है कि एग्जाम्पल 1 को ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में देखो वही सेम चीज होगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, 1000 बोला था। अब यहाँ पर देखो इशूड कैपिटल, ये एस लिमिटेड का शेयर एक्वायर किया ना, इशूड कैपिटल 700, रिजर्व एंड सरप्लस 300। अब कितना एक्वायर हुआ है, क्या 100% ही हुआ है, देख लेते हैं। देयर इज डिफरेंस इन ब्रेकअप, बस नेट वर्थ को ब्रेकअप किया है। ठीक है, तो फिर ये देखो अगर 100% एक्वर है ये बोल रहा है, तो इसमें देख लो 100%, तो ये कितना हो जाएगा, 700 रुपए का शेयर और 300 का रिजर्व सरप्लस, तो फिर से वही जीरो ही आ जाएगा। 1000 दे के 1000 का चीज ले लिया, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, ना गुडविल ना कैपिटल रिजर्व, यानी इसमें भी आंसर हम लोग का जीरो आएगा। ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, वो समझाया बोल के हम लोग तो समझ चुके हैं, तो फिर जस्ट एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाए। फिर से वही पी लिमिटेड ने 1000% ऑफ शेयर्स एक्वायर किया है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 1000% ऑफ शेयर्स एक्वायर किया है, तो ये देखो इसका भी 100% मिलेगा, सॉरी 1000 बोल रहे हैं 100, इसका भी 100% होगा। तो ये 700 और 300 बदले में कितना इन्वेस्टमेंट है, बोल रहा है कि 1200 का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इन्होंने बदल दिया, तो 1200 दे के 1000 रुपीज का चीज मिला, शेयर और रिजर्व मिला के। अब बोलो गुडविल जनरेट हुआ कि कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ? मैम गुडविल। गुडविल, क्योंकि 1200 दिया, लिया 1000 का चीज, तो फिर 200 रुपए का मतलब 200 रुपए का लॉस हुआ ना, तो फिर गुडविल होगा। तो देखो 200 रुपए गुडविल दिखेगा, ये देखो गुडविल। अब ये कैसे पता चला कि ये गुडविल है, क्योंकि गुडविल हुआ तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं ये लोग, कैपिटल रिजर्व हुआ तो नेगेटिव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये गुडविल है। हम लोग अपने हिसाब से, इन्होंने इन्वेस्टमेंट नीचे लिख के वो प्लस माइनस का रूल्स लगाते, बट उसमें नहीं जाके कंसेप्ट के साथ जाना बेटर होता है कि हमें अगर 1200 का चीज लेने के लिए हम लोगों ने 1000 का चीज 1200 में खरीदा, तो फिर हमारे लिए लॉस, लॉस मतलब गुडविल, मतलब फ्यूचर में हमें कुछ बेनिफिट दिखेगा, तभी तो हम लोगों ने ज्यादा पैसा देना सही समझा। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखो यहाँ पर, इसमें क्या बोला है, इसमें देखते हैं 80% शेयर एक्वायर हुआ है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला है 1000। ठीक है, तो ये देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला है 1000, 80%, ये देखो 700 और 300, इसका 80%, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आई थिंक 560 और ये हो जाएगा 240, तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो 1000 के बदले 800 का चीज लिया, तो बोलो क्या होगा? मैम कैपिटल रिजर्व। हाँ, कैपिटल रिजर्व हो, 1000 दे के 800 का चीज लिया ना हम लोगों ने, शेयर और रिजर्व सरप्लस मिला के, पेमेंट तो ज्यादा किया। कॉस्ट ऑफ हाँ ये इन्वेस्टमेंट, गुडविल गुडविल यस। गुडविल होना चाहिए, चलो देख लेते हैं, गुडविल होना चाहिए 200।
ये देखो गुडविल, ठीक है, ये नेगेटिव में होता तो कैपिटल रिजर्व होता, ये गुडविल दिया हुआ है। अच्छा, ये 5th नंबर में क्या बोला था कि एज लिमिटेड ने 20% इक्विटी शेयर्स लिया है एस लिमिटेड का, कब लिया है 1/1/2001 में, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है ऑन दैट डेट पेड अप कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल था 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख, एक्यूमुलेटेड रिजर्व था 1 लाख, एज लिमिटेड पेड 1,60,000 टू एक्वायर 70% इंटरेस्ट इन एस लिमिटेड, मतलब 70% होल्डिंग किया है, तो शेयर का कितना मिलेगा, तो किसका एक्वायर किया है, एस लिमिटेड का, तो एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना था, इक्विटी शेयर कैपिटल था 1 लाख, ठीक है। साथ ही साथ रिजर्व एक्यूमुलेटेड रिजर्व था वो भी 1 लाख था, ठीक है। दोनों का ही 70% होगा क्योंकि 70% इंटरेस्ट दिखा है इन्होंने, मतलब 70% एक्वायर किया है, तो ये हो गया 70,000 तो टोटल कितने रुपए, कितना रुपए का जो है चीज लिया गया, शेयर्स और रिजर्व मिला के 1,40,000 का, और बदले में कितना पेमेंट हुआ है, बोल रहा है 1,60,000, ठीक है। तो बोलो गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व, अच्छा एक रिवैल्यूएशन का भी इंपैक्ट आएगा, तो यहाँ पर बोला है कि और बोल रहे एस लिमिटेड ने रिवैल्यू किया था 1/1/2001 में, मतलब ये देखो आसान है, जिस दिन एक्वायर हुआ उस दिन ही रिवैल्यूएशन किया था, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था 20,000, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन लॉस 20,000 हुआ था, इसका भी जो है इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, होल्डिंग कंपनी के ऊपर, कितना परसेंट आएगा, जितना परसेंट उसका होल्डिंग है 70% यानी 14,000, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर किया हुआ है शेयर कैपिटल 1 लाख का 70%, 70,000 मैंने भी कैलकुलेट किया, एक्यूमुलेटेड रिजर्व 1 लाख का 70% यानी 70,000, और जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो कितना हो जाएगा 14,000, मतलब हम लोग बोल रहे हैं हमें 1,40,000 का चीज मिला, लेकिन उसमें 14,000 लॉस भी तो और बेयर करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने एक्चुअली 1,26,000 का चीज एक्वायर किया और बदले में पेमेंट कर रखा है 1,60,000, तो बोलो अब क्या होगा, गुडविल या फिर 1,60,000 क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट, हाँ गुडविल होगा, जो गुडविल डिफरेंस होगा। है 30,000 का आ रहा है, तो ये 14,000 क्यों लेस हुआ, क्योंकि 14,000 का लॉस था, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता तो वो ऐड होता, ऐड होने से देखना पड़ता, अब ऐड होके कितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व ऐड होने से ही कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा जरूरी नहीं है, वो डिफरेंस में क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है 70%, वही बोल रहा है इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड, ऑन दैट डेट बी लिमिटेड का पेड अप कैपिटल था 1 लाख और कंसिस्टिंग 10,000 इक्विटी शेयर 10, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर का 70% लिया होगा, ये देखो दिख रहा है, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिजर्व सरप्लस था 1 लाख, 1 लाख का 70% यानी फिर से 70,000, ऑन दैट डेट एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड ऑल्सो रिवैल्यूड, अब देखो प्रॉफिट दे दिया 20,000, अब इसका 70% यानी 14,000, अब ऐड हो जाएगा 70 तो उसे मिला, शेयर कैपिटल लिया प्लस रिजर्व सरप्लस लिया प्लस उसे प्रॉफिट मिला, तो ये मिलके हो गया 1,54,000, और बदले में कितने में ये लिया है परचेस, ये देखो परचेस किया है 1,30,000, 1,30,000 पे किया और 1,54,000 का चीज मिला, तो बोलो कैपिटल रिजर्व की गुडविल, मैम कैपिटल रिजर्व। कैपिटल कैपिटल रिजर्व। रिजर्व, ठीक है। और माइनस करके देख लो जितना होगा उतना ही कैपिटल रिजर्व होगा, तो ये देखो माइनस कर दिया है 24,000 लिख दिया है कैपिटल रिजर्व बोल के, ठीक है। अच्छा, और ये जो 7 वाला है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आज हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया ना सेम वही डेटा है, देखो 1,50,000 पे 6%, फिर रिवैल्यूएशन हुआ 1,80,000 फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, 15,000 ऑलरेडी चार्ज, अगर तुम लोग देखोगे वही 37,500, वही 30,000, वही 7,500, ये सेम वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर छोटा सा पॉइंट दे दिया है, ठीक है। ये देखो एच लिमिटेड ने एक्वायर किया है 16,000 इक्विटी, हाँ यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अलग दे दिया है 3,06,800, शायद यहाँ पर भी उतना ही था, देखते हैं, नहीं यहाँ 3,40,000 था, 3,06,800। द प्रॉफिट एंड लॉस एस लिमिटेड शोड अ बैलेंस ऑफ 10,000, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, ऑन 1 अप्रैल को द प्लांट एंड S Limited, which stood in the book at 1,50,000 on 1 April, was considered worth 1,80,000। यहाँ स्टार्टिंग जिस दिन एक्वायर हुआ उसी दिन दिखा दिया है कि उसी दिन रिवैल्यूएशन हुआ है, 1,50,000 का जो बुक वैल्यू था वो 1,80,000 हुआ है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर यहाँ पर शेयर कैपिटल वगैरह दे रखा है, तो देखो सबसे पहले होल्डिंग का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो देखो कितना शेयर्स एक्वायर हुआ है, बोल रहे हैं 60,000, ठीक है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ ये कितना शेयर्स होगा, इस लिमिटेड का एक्वायर हुआ है ना 10 एक एक शेयर है, ये तो शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, फिर 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो पता चलेगा कितना होता है,
मैम 20,000। 20,000 उसमें से कितना एक्वायर किया? इच लिमिटेड ने 16,000 वही लिखा है, देखो 16,000 एक्वायर किया है, तो फिर बाकी बचा कितना? 4,000, क्योंकि उसका टोटल 20,000 था। अब परसेंटेज निकाल लिया कैसे? ये 16,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 तो 80%, 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 ये हो गया 20%। ठीक है, ये निकल गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखो इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिखा रहा है। तो रिवैल्यूएशन कैसे होगा? जैसे हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो ड्रॉ करने से समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी जो है 1,1,1,4,1 में दिख रहा था 1,50,000 का। ठीक है, और ये इसी डेट पे इसका रिवैल्यूएशन हुआ है, इसी डेट पे इसको कंसिडर किया गया है 1,80,000 पे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग डेट पे देखना पड़ेगा कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था। तो ये रहा 1,35,000, मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ देखो, यहाँ आसान होगा, सेम चीज है लेकिन कितना आसान होगा ये देखो। 1 अप्रैल 2001 और इसी डेट पे प्लांट एंड मशीनरी था हम लोग का 1,50,000। यहाँ पर रिवैल्यूएशन कर दिया गया 1,80,000, और जो ईयर एंड है 31 मार्च 2002 वहां पर प्लांट मशीनरी दिख रहा है 1,35,000। यहाँ डेप्रिसिएशन का रेट नहीं बोला है, लेकिन हम लोग खुद निकाल सकते हैं। कैसे? अगर सिंपल प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 से 1,35,000 हुआ है तो कितना डिप्रिसिएशन का रेट लगा होगा? तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितने से डाउन हुआ? 1,50,000 से 1,35,000 हुआ तो कितना कम हुआ बोलो? 15,000 मैम। 15,000 आउट ऑफ कितना, मतलब कितने से 15,000 में गिरावट आया, मतलब कितने वैल्यू से गिर के वो 15,000 हुआ? 1,50,000। तो आउट ऑफ 1,50,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 10%। 10%। तो देखो अगर डेप्रिसिएशन का रेट आज जो क्वेश्चन किया उसमें नहीं दिया हुआ रहता तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता। 10% डेप्रिसिएशन का रेट होगा। बुक वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 1,50,000। अब बुक वैल्यू जो है वो मशीनरी का 110 2001 आफ्टर 6 मंथ्स। अच्छा, ये 110 क्यों दिया है? 1 अक्टूबर को कुछ हुआ है क्या? एक्विजिशन डेट कब था? एक्विजिशन डेट तो कुछ था नहीं अलग। अच्छा, देखते हैं बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी एज ऑन 110 2001 आफ्टर 6 मंथ्स डेप्रिशिएशन, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर इन्हें वैसा डेट देना चाहिए था 16,000 और अच्छा दिया है। अच्छा, ऑन 1 अक्टूबर फॉर, अच्छा ये एक्वायर डेट जो है वो 1 अक्टूबर है, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, 1 अक्टूबर 2001। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि at 1,50,000 on 1 April the plant and machinery of S Limited stood in the books at 1,50,000 on 1 April, उसको कंसिडर किया एक्विजिशन डेट पे। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, तो रिवैल्यूएशन यहाँ पर हो रहा है कितने का? 1,80,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रहा है, मैंने गलत पढ़ लिया, 1 अक्टूबर को एक्विजिशन किया है। तो ये भी देखो मंथ का मिडिल हो रहा है, वो जैन टू दिसंबर था, ये वाला क्वेश्चन हमें अप्रैल टू मार्च का दिया, बाकी सेम है। तो ये देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पर अगर नहीं देता तो कैसे निकलता, वो पॉइंट देख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर बुक वैल्यू कितना, अब कंपेयर करना है तो यहाँ पर करना पड़ेगा, तो बुक वैल्यू कितना होना चाहिए था? डेप्रिसिएशन लेस होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आया था याद है तुम लोगों को? टोटल डेप्रिसिएशन आया कितना? 15,000। फिर उसको हम लोगों ने दो पार्ट किया, 6 मंथ्स और 6 मंथ्स। ठीक है, अभी अभी किया, देखो फिर से एक बार रिकॉल 7,500। तो ये 1,50,000 से 7,500 होने से इसका बुक वैल्यू इस डेट पे कितना होता? माइनस करके बोलो मैम कितना? 1,42,500। 500, बट कंसीडर किया गया 1,80,000, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, कितना हुआ है रिवैल्यूएशन का वैल्यू? 37,500। देखो 37,500 वही किया है। देखो यहाँ पर 1,42,500 निकाला, फिर उसके नीचे लिखा कि रिवैल्यूड एट 1,80,000, तो यहाँ पर हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 37,500। ठीक है, अब इसका 80% कहाँ जाएगा? 80% होल्डिंग को बिलोंग करेगा और 20% किसको बिलोंग करेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन भी एडिशनल लगेगा, वो भी देखो सेम उसी तरीके से होगा। तो अब 1,80,000 पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो 1,35,000 इसके बेसिस पे निकाल रखा है, मतलब 7,500 चार्ज कर रखा है। 1,80,000 पे 10% करके 6 मंथ्स का कितना आना चाहिए था? याद है कितना आया था? 9,000। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने चार्ज कर रखा है 7,500, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? प्रॉफिट को सही करने के लिए कितना और चार्ज करना पड़ेगा? 15,000
1500, ठीक है, 1500 आया था। तो ये देखो हाँ। वही 1500 निकाला, ठीक है। अब इसमें से 80%, ये जो भी होता है दो पार्ट होता है ना, इसमें से 80% यानी 1200 एच लिमिटेड के लिए जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सॉरी लेस हो जाएगा। देखो पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है उसे लेस करना पड़ेगा 1500 से, फिर उसका एक पार्ट ए लिमिटेड को जाएगा और एक पार्ट बी लिमिटेड को। यहाँ पर ईच और एस लिखा हुआ है, और लेकिन लेस होगा पोस्ट पीरियड से, ये लेस होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पहले ही 1500 को बाइफरकेट करके फिर 80% और 20% करके यहाँ पर बोल रहा है कि शेयर ऑफ एच लिमिटेड एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट विल रिड्यूस इट्स शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बाय 1200, मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को 1200 से कम करना पड़ेगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ये 300 से। तो डेप्रिसिएशन इस तरीके से, तो हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ये कम कर दिया था, कम करके फिर हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया कि फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में किसका कितना पार्ट होगा। ये देखो डेप्रिसिएशन का हम लोगों ने इस तरीके से किया था। यहाँ पर ये देखो डेप्रिसिएशन आया था ये एक्स्ट्रा इतना, फिर हम लोगों ने ओवरऑल कर लिया, ओवरऑल करके दोनों को अलग अलग, ये लोग 1500 को अलग अलग करके बोल रहे होल्डिंग में कितना, माइनॉरिटी होल्डिंग में फिर 1500 का कितना लेस होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लेकिन वो तो काफी बड़ा होता है। यहाँ पर एक्चुअली ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो ये पॉइंट्स बताया कि कहाँ पर क्या कैसे ट्रीट होगा। लेस तो दोनों ही केसेस में होगा, ये देखो दोनों ही 1500 लेस होगा टोटल में। अब टोटल में नहीं करोगे तो फिर 80% होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इस तरीके से, तो वो एडजस्टमेंट पूछे तब लिखना चाहिए, अदरवाइज हमें कंबाइंड ही करना चाहिए। ठीक है, चलो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय बाय मैम। बाय।